हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है 2023-2024 का। आप देख सकते हैं कॉमन फॉर रेगुलर एंड नॉन यहाँ से आपके पास में आ रहे हैं एज पर एनपीएफ 2020। इकोनॉमिक्स आपको दिया जा रहा है, पेपर का कोड ये देख सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम मार्क्स के लिए दे रहा है आपको कि नॉन को यहाँ से कोलिगेट हैं उनके लिए 100 नंबर का पेपर है और रेगुलर हैं उनके लिए 80 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का पेपर है, आप ये देख सकते हैं। तो मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को देखते रहें। दोस्तों इसके अंदर अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है। दोस्तों ध्यान से देखो, मैं एक एक का जवाब आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट में आपको दिया जा रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। कथन है, किसका कथन है? तो ये दोस्तों आपका है मार्शल का, आप ये भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रुपया है, तो ये है ऐच्छिक मुद्रा। तो दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में भी टिक लगा रहा हूँ और हिंदी में भी टिक लगाता हुआ चल रहा हूँ, जो ऑप्शन होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा ए। आप ये भी देख सकते हैं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से। फिर चौथा क्वेश्चन आता है M3 मुद्रा है। तो M3 जो मुद्रा है ये है आपका बी ऑप्शन सही। M1 प्लस बैंकों की समय जमा है। नेक्स्ट में आप पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवें क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको कि फिशर के समीकरण में कुल मुद्रा आपूर्ति है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, इसमें आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो फिशर के समीकरण में वी का अर्थ है, क्या अर्थ है वी का? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा फर्स्ट आंसर, मुद्रा की चलन गति से, वेलोसिटी ऑफ मनी। सातवां क्वेश्चन है उच्च शक्ति मुद्रा है। तो सातवां क्वेश्चन का आंसर है सी, आप ये भी देख सकते हैं। अब आठवां क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग, इसमें भी देखते हैं क्या है। इसमें दे रखा है अपन को कि देखो केन्स का वास्तविक शेष समीकरण है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, आप देख सकते हैं। फिर आपके पास में नौवां क्वेश्चन आ जाता है। तो नौवां क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये भी आप देखो। नौवां क्वेश्चन में दे रखा है आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत किसने दिया है? तो जो नौवां क्वेश्चन होगा इसका आंसर है सी, है ना, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है दोस्तों। अब 10वां क्वेश्चन है कैम्ब्रिज समीकरण में के का अर्थ है। के का अर्थ अपन को बताना है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, आप अपनी उत्तर जो भी दी हुई है सीट जो क्या करके आए हैं आप मिला सकते हैं। आगे भी पेपर इसी पैटर्न पे आने वाला है, तो सभी के लिए यूजफुल होगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आप हो। तो आप ये ध्यान रखना सभी का पैटर्न सेम होता है। तो अब आपको दे रखा है P इक्वल में के आर अपॉन में एम, ब्रैकेट स्टार्ट है C प्लस एच, फिर ब्रैकेट है I माइनस सी, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट किसका समीकरण है? तो 11वां क्वेश्चन का आंसर होगा ऐसे P को। 12वां क्वेश्चन है मुद्रा की मांग का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने दिया है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, केन्स, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कीमत स्तर पर आधारित है। कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। तो 14वां क्वेश्चन है, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, आप ये भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपको 15 क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है फिशर के परिमाण सिद्धांत में P कौन सा घटक है? तो इसका जो आंसर होगा ये सी आंसर होगा। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो 16 क्वेश्चन आ जाता है। 16 क्वेश्चन में दे रखा है अपन को कि मिल्टन फ्रीडमैन के समीकरण में आर बी का क्या अर्थ है? तो 16 क्वेश्चन का आंसर बैंक की ब्याज दर। 17 क्वेश्चन में आते हैं तो विनिमय दर से तात्पर्य उस दर से है जिस पर निम्नलिखित का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है
जब घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विनिमय दर बढ़ती है। तो फिर क्या आंसर होगा इसका, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, वह विनिमय दर जिस पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है कहलाती है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा विनिमय की समान दर। फिर 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पूंजीवाद का लक्षण है। तो पूंजीवाद का लक्षण जो है ये होगा सी ऑप्शन राइट। अब 21वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 21वां क्वेश्चन दे रखा है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर समस्त समाज का स्वामित्व होता है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी समाजवाद। 22वां क्वेश्चन है, समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप सर्वप्रथम किसने दिया। तो इस 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी कार्ल मार्क्स ने दिया है। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन में। 23वें क्वेश्चन दिया जा रहा है, आर्थिक प्रणाली का वह रूप जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तराधिकार। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 25वां क्वेश्चन 25वें में दे रखा है, कौन सा समाजवाद का लक्षण नहीं है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर है अधिकतम सामाजिक लाभ। ये आपका आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ से 26वें क्वेश्चन का होगा मिश्रित। 27वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता होती है। तो इसका आंसर 27वें का होगा सी आंसर। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों को जिनके लिए यूज़फुल है उनके साथ शेयर भी करें। मैं पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों के आंसर बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें। तो क्वेश्चन 28वां आता है अपने सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है अपने पास में 1935 में। फिर बोला जा रहा था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारत का रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है जो हुआ 1949 में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन आता है। तो 30वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो 30वें क्वेश्चन में जनता की जमा स्वीकार करना नहीं है। फिर चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। 31वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि बैंक के पास प्रारंभिक जमा 1000 रुपये हो तथा रिजर्व अनुपात 20% हो तो जमा गुणक का मूल्य होगा। तो 31वें का जो आंसर होगा ये बी आंसर होगा 5। फिर बोला जा रहा है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकासी की छूट कहलाती है। तो 32वें का आंसर होगा आपका ओवरड्राफ्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन बोला जा रहा है, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का जो अंश रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना पड़ता है वह है। तो इसका आंसर होगा 33वें का CRR। अब बात आती है 34वें क्वेश्चन की। 34वें क्वेश्चन बोला जा रहा है, जनता का बैंक कहलाता है वाणिज्यिक बैंक। अब चलते हैं 35वें क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 35वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जब CRR बढ़ती है तो साख का क्या होता है। तो उपयुक्त में से कुछ भी नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। 36वां क्वेश्चन आता है। तो 36वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया। तो जो 36वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए गिराट फाइंड ए कनवाल ने। 37वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी आंकड़ों के रूप हैं। तो 37वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्राथमिक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, आप देखते रहिए आपका कितने सही है। 38वां क्वेश्चन है, दैव प्रतिचयन का रूप नहीं है। तो दैव प्रतिचयन का रूप नहीं है, यह है मिश्रित प्रतिचयन। 39वां क्वेश्चन है, आंकड़ों का खानों व पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। तो ये क्या कहलाता है। 39वां क्वेश्चन में ये कहलाता है वर्गीकरण। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 40वें क्वेश्चन में देखो, घन और बेलनाकार आरेख है
तो घन और बेलनाकार आरेख होता है जो होता है त्रिविमीय चित्र का। अब चलो नेक्स्ट 41वें क्वेश्चन में। 41वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्गीकरण की वह रीति जिसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग का निचली सीमा समान हो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपका होगा सी, मध्य बिंदु। फिर आपके पास में आता है 42वें क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो केंद्र प्रवृत्ति का माप है जो अपरिकर्ण नहीं है। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 33वें क्वेश्चन में। 33वें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, कौन सा संबंध सही है। इनमें से संबंध अपन को बताना है कौन सा सही है। 43वें क्वेश्चन में, सॉरी 33वां बोल रहा हूँ मैं, डी ऑप्शन आएगा आपका। फिर 44वां क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र इसमें ये है आपका ए ऑप्शन। फिर इसके बाद में चलते हैं 45वें क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन में दे रखा है समूहन रीति का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर है 45 का आंसर होगा बहुलक में, है ना। फिर इसके बाद 46वां क्वेश्चन आता है। 46वें क्वेश्चन बोला जा रहा है 9, 8, 27, 36, 45 का समांतर माध्य है। तो ये दोस्तों फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा 25। फिर इसके बाद में चलते हैं, एक आवर्तित का x बार इक्वल 5 है। यदि प्रत्येक आवर्तित को 5 से गुणा कर दिया जाए तो x का क्या मान होगा, ये अपन से पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 25। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 48वां क्वेश्चन आता है, खंडी श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। खंडी श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये सूत्र होगा आपका ए। 49वां क्वेश्चन है, नीचे की ओर जाता हुआ वक्र या रेखा दो चरों के मध्य कौन सा संबंध दर्शाती है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ऋणात्मक को। ठीक है। अब चलते हैं 50वें क्वेश्चन में। 50वें क्वेश्चन क्या दे रखा है, पूर्ति वक्र का आकार होता है। तो पूर्ति वक्र का आकार आपका ये होता है सी ऑप्शन। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 में चलते हैं। बोला जा रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा शून्य। सीमांत आगम एम आर है। तो सीमांत आगम एम आर होगा आपका ये सी ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद में चलो 53वें क्वेश्चन पे, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में यू आकार का वक्र नहीं है। इनमें से कौन सा वक्र आपका नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए एफ सी। मांग समीकरण डी बराबर 100 माइनस 10 पी में पी का ढाल है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, -10। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 में। 45 में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, कि एस बराबर 20 प्लस 10 पी कैसा फलनात्मक संबंध है। तो इस 45 का नाम आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, सॉरी 55वें क्वेश्चन में है अपन। तो इसका आंसर होगा ए, रेखीय धनात्मक। अपने पास में ये 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं 56वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है y बराबर 16x² का अवकलन होगा तब dy अपन में dx आपको दे रखा है। तो इसका आंसर होगा बी। फिर 57 में दे रखा है y बराबर 8 हो तो dy अपन में dx का मान होगा। तो इसका मान होगा आपका 0। ठीक है। 57 में क्या आएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन कर रहे हैं तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो 58वां क्वेश्चन आ जाता है। 58वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या y बराबर 2√x है तो dy अपन में dx का मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 58वां जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा 2x। क्या होगा, 2x। लेकिन ये मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, ए। फिर मेरे को लग रहा है आगे क्वेश्चन आ रहा है जो y बराबर x² + 1 होल की पावर 6 है तो
dy/dx का मान होगा। तो इसका अपन से पूछा जा रहा है कि क्या मान आएगा। तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, तो इसका मान इनमें से कोई लिख रखा है, लेकिन इसका आंसर आपका सी होगा। फिर दे रखा है 60वें क्वेश्चन में, यदि टी आर बराबर 2x² + 2x है तो ए आर होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 60वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अपने पास में आ जाएगा दोस्तों। फिर अपने पास में 61वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो जो 61वां क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर होगा सी। फिर बोला जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो इसका जो आंसर आएगा यह आएगा सी आंसर, संपूर्ण। ठीक है, फिर चलते हैं 63वां क्वेश्चन पे। 63वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो इसका आंसर होगा समग्र। फिर 64वें क्वेश्चन में दे रखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। तो 64वें क्वेश्चन में आपका डी आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अब चलो नेक्स्ट 65वें क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है समष्टि अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो जो 65वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए, उत्पादन का सिद्धांत। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कैसी क्लास लग रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो अब चलते हैं 66वें क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा। तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, ये कहा है एडम स्मिथ ने। फिर बोला जा रहा है द वर्ड ऑफ नोटेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसकी पुस्तक के लेखक आपको मिलेंगे कौन, एडम स्मिथ। दोस्तों मैंने बाकी आपके सभी पेपरों के मॉडल पेपर और प्री बोर्ड चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको भी जाके देखें, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर मिल रहा है और उनको भी देखेंगे तो उसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आगे आते हैं 68वां क्वेश्चन। 68वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किस अर्थशास्त्री ने माना। तो इसका जो 68वें का आंसर होगा ये होगा सी। फिर बोला जा रहा है वास्तविक अर्थशास्त्र आधारित है। तो इसका आंसर है तथ्यों पर। अब चलते हैं 70वें क्वेश्चन पे। 70वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आदर्शवादी अर्थशास्त्र आधारित है। तो इसका आंसर होगा ए, नैतिक मूल्यों पर। फिर चलते हैं 71वें क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला जा रहा है उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, क्षैतिज। फिर बोला जा रहा है कौन सा आर्थिक समस्या उत्पादन को समाज के सदस्यों के बीच वितरण से संबंधित है। तो जो 72वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी, क्या आएगा बी। फिर इसके बाद में चलते हैं 73वें क्वेश्चन पे। 73वें क्वेश्चन में दे रखा है कौन सी आर्थिक समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। तो 73वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्या उत्पादन किया जाए। तो 74वें क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है, तो इसमें अपन देखते हैं क्या आंसर आएगा, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। बोला जा रहा है कौन सी आर्थिक समस्या इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या समाज के सभी उपलब्ध संसाधन पूरी तरह से उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा 74वें का डी आंसर होगा पूर्ण रोजगार। 75वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। तो जो 75वां क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, बिल्कुल ये सही होगा। फिर चलते हैं 76वें क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें भी आप देखें स्टॉक का उदाहरण है। तो स्टॉक का क्या उदाहरण होता है, तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है बैंकों में कुल जमा। 77वां क्वेश्चन में है किसी आर्थिक विश्लेषण में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आंसर होगा सी, आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर आता है अपने पास में 78वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है y = c+i किस विश्लेषण को व्यक्त करता है। तो ये है अपने पास में। तो इसका 78वां का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में कोई नहीं। 79वें क्वेश्चन में आता है तो किस आर्थिक विश्लेषण को कीमत सिद्धांत कहा जाता है। तो 79वां क्वेश्चन है जिसमें आएगा व्यष्टि विश्लेषण को कहा जाता है। 80वां क्वेश्चन आ रहा है 80 नंबर का, तो किसने राष्ट्रीय आय को उपभोग के आधार पर परिभाषित किया है। तो इसका जो आंसर होगा
ये आंसर दोस्तों सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, आप वीडियो में बने रहें। तो नेक्स्ट में बोला जा रहा है सही कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन आपका सही है। फिर बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय के मापने की सामाजिक लेखा विधि किसने दी है? तो जो 82 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा रिचर्ड स्टोन। 83वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपको 1949। एनडीपी व जीडीपी में अंतर का कारण है, अंतर का क्या कारण है? तो इसमें अपन को आंसर बताना है, तो इसका होगा मूल्य ह्रास। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 65वें पे। 85 नंबर क्वेश्चन आता है, जीएनपी में क्या शामिल नहीं होता है? इनमें से जीएनपी में क्या शामिल नहीं होता? तो ये नहीं होता हस्तांतरण भुगतान। अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज की बात कर रहा है, तो अपन से ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर बोला जा रहा है जीएनपी इक्वल में सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस एम ब्रैकेट बंद समीकरण है। तो जो 87 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। 88 नंबर पे क्वेश्चन आता है, तो इसमें बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो 88 जो नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आएगा बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने। फिर 89 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था राष्ट्रीय आय के मापन की प्रचलित कितनी विधियां हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय आय के वित्तीय प्रवाह में रिसाव है। तो जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उपभोग। अब बात करते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन की। 91 नंबर में दे रखा है कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? तो जो 91 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। आंसर आ जाए राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाई आती? राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इसमें कौन सी कठिनाई आती है? तो जो इसका आंसर होगा ये होगा आपका उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 93 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में। इसमें दे रखा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। फिर बोला जा रहा है अर्थशास्त्र को व्यष्टि व समष्टि दो भागों में किसने बांटा? ये अपन से पूछा जा रहा है। 94 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बांटा था किसने? मार्शल ने। फिर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जिसने कहा, तो किसने कहा है ये बात है आपकी? ये बात की है आपकी हार्टले विदर्श ने, ये बात उसने कही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 96 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का क्या कार्य है? तो मुद्रा का क्या कार्य होता है? ये सभी कार्य होते हैं मुद्रा का प्राथमिक अर्थ है। तो मुद्रा का प्राथमिक अर्थ मूल्य संचय है। आप आगे देखते रहें दोस्तों, कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा है? इनमें से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा है? तो इसी में सभी हैं, इसमें आएगा उपयुक्त सभी। ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन हो वह है। तो 99 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी आंसर आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद बोला जा रहा है मुद्रा का आकस्मिक कार्यों को किसने बतलाया? मुद्रा का आकस्मिक कार्यों को किसने बतलाया? तो इस जो ये क्वेश्चन है, इसमें आएगा आपका ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से अपना
पूरा पेपर मैंने सभी क्वेश्चनों की आंसर की बता दी है। ऐसे बाकी पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं जिनकी सभी की आंसर की फुल सॉल्यूशन के साथ में दे रखा है दोस्तों। अगर चैनल को विजिट फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं तो चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में बेल आइकन पहुंच जाए कि पेपर किसका आया है ये भी आपको पता लग जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ